डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट एप्लीकेशन श्रोडिंगर इक्वेशन की, फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल वेल। ठीक है, फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल वेल है। इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल के बारे में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट वेल है। तो इस टाइप का पोटेंशियल हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और यहाँ से क्वेश्चन इन जनरल बनता है। वी नोट सिमेट्रिक पोटेंशियल है ये हमारे पास, -a/2 एंड 0 फॉर x इक्वल टू -a/2 से a/2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0 और v नॉट x ग्रेटर देन a/2। इस टाइप का हमारे पास पोटेंशियल है, फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल कहेंगे इसको हम। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, पार्टिकल का वेव फंक्शन कैसा होगा, एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे जो स्टेट है वो कैसी होगी, वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, बाउंड स्टेट होगी, अनबाउंड स्टेट होगी। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन वी नॉट है, वहाँ जो स्टेट होगी वो अनबाउंड होगी। और ऑब्वियसली तुम्हें पता है, जहाँ पे एनर्जी की वैल्यू लेस देन वी नॉट होती है, वहाँ पे जो हमारी स्टेट होती है, जो एनर्जी होती है पार्टिकल की, वो बाउंड स्टेट में आ जाता है वो। ठीक है, वो बाउंड, ये जो एनर्जी होगी यहाँ पे ई लेस देन वी नॉट, यदि पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी नॉट है तो यहाँ पे जो स्टेट होगी वो बाउंड स्टेट होगी, जैसा हमने डिस्कस किया था अलग अलग केस में। जहाँ पे भी तुम्हें दिख जाए एनर्जी लेस देन वी नॉट है तो बाउंड स्टेट होगी हमारे पास, ठीक, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो अब हम डिस्कस करते हैं, ये जो पोटेंशियल है वो इस टाइप का, इसकी जो शेप होगी पोटेंशियल की इस टाइप की होगी। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन वाली लाइन है, x इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल होगा। यहाँ वी नॉट है, ये वी नॉट पोटेंशियल है, ये वाला, ये भी वी नॉट है, यहाँ खाली है, यहाँ कोई पोटेंशियल, वी इक्वल टू 0 है यहाँ पे। ठीक है, इस रीजन में, और इसकी जो हाइट है वी नॉट, इसकी जो हाइट है वो वी नॉट है। ठीक है, वी नॉट इसकी हाइट है। तो 3 रीजन है यहाँ पे भी, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन। तो इसमें भी हमारे पास अलग अलग केस बनेंगे। कौन कौन से केस बनेंगे, पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट है। ठीक है, यदि पार्टिकल की एनर्जी, पार्टिकल यहाँ है कहीं एम मास का और ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये केस हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ऐसा केस हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, स्टेप वेल पोटेंशियल का केस भी ऐसे ही होगा, और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो वेव फंक्शन है, ये यहाँ पे हमारी ये हाइट है वी नॉट। ठीक है, ये हमारा एक्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल की एनर्जी है वो ई है। तो ये जो केस है, ये ई ग्रेटर देन वी नॉट वाला जो केस है, ठीक है, ये हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने स्टेप वेल पोटेंशियल में किया था वही सेम केस होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो वेव फंक्शन होगा वो स्टेप वेल पोटेंशियल वाला होगा। यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे v इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन जैसा हमने स्टेप वेल पोटेंशियल में सॉल्व किया था सेम वैसा ही होगा। अनबाउंड स्टेट होगी बेसिकली, अनबाउंड स्टेट होगी। ठीक है, ये जो स्टेट होगी हमारे पास वो अनबाउंड स्टेट होगी। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेट होगी वो अनबाउंड स्टेट होगी। पार्टिकल है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जब पार्टिकल मूव करेगा हमारे पास, तो यहाँ पे जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी x लेस देन -a/2, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल की वो कम होगी। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्यों कम होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है वी नॉट। जैसे ही वो इस रीजन में एंटर करेगा, x इक्वल टू -a/2 से a/2 वाले रीजन में एंटर करेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसका मोमेंटम इस रीजन में इंक्रीज हो जाएगा। और x इक्वल टू जब a/2 को क्रॉस करेगा तो फिर से इसकी काइनेटिक एनर्जी है या मोमेंटम है इसका डिक्रीज हो जाएगा और अनबाउंडेड सिस्टम होगा। ठीक है, हमें सॉल्व कर, यदि तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जो जैसा हमने स्टेप वेल पोटेंशियल में किया है, स्टेप पोटेंशियल के केस में, स्टेप पोटेंशियल के केस में डिस्कस किया है, वैसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से इक्वेशन बनेगी श्रोडिंगर, और तीनों में जो तीनों रीजन में जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा ओसिलेटरी होगा। तीनों रीजन में जो सॉल्यूशन होगा वो ओसिलेटरी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तीनों रीजन में ओसिलेटरी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और जो सिस्टम होगा वो अनबाउंडेड सिस्टम होगा, यहाँ पे अनबाउंडेड स्टेट होगी। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, x इक्वल टू -a/2 और x इक्वल टू a/2 पे हमें
रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की कुछ प्रोबेबिलिटी मिलेगी। पार्टिकल है, रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, ट्रांसमिट। लेकिन यहाँ ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा ई लेस देन वी नोट वाला है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है ई लेस देन वी नोट से। ठीक है, ई ग्रेटर देन वी नोट वाला केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ई लेस देन वी नोट वाला जो केस है हमारा वो इंपॉर्टेंट है, उसे हमें सोल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। ई लेस देन वी नोट वाले केस के लिए जो पार्टिकल की एनर्जी हमारे पास 0 से ज़्यादा है और लेस देन वी नोट, मतलब पार्टिकल इस पोटेंशियल के अंदर है। ये जो हमारा पोटेंशियल है स्क्वायर वेल पोटेंशियल इस टाइप से, यहाँ वी नोट है, यहाँ वी नोट है, पार्टिकल के अंदर है। ठीक है, पार्टिकल की एनर्जी ई है और ई लेस देन वी नोट है, पार्टिकल के अंदर है, बाउंडेड है। ये जो रीजन होगा यहाँ पे जो हमें स्टेट मिलेगी वो बाउंडेड स्टेट मिलेगी। और बाउंडेड होने के साथ साथ हमें वो डिस्क्रीट भी मिलेगी। डिस्क्रीट क्यों मिलेगी? क्योंकि दो रीजन के बीच में पार्टिकल अब बाउंडेड है। ठीक है, यहाँ पे जो वेव फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिके होगा, यहाँ पे ऑसिलेटरी वेव फंक्शन मिलेगा हमें, और जो स्टेट मिलेगी वो एनर्जी मिलेगी हमें वो डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगी यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम। इसके लिए हम वेव फंक्शन पहले देखते हैं, वेव फंक्शन क्या होगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो रीजन होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रीजन होंगे यहाँ पे भी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 रीजन होंगे। फर्स्ट और थर्ड और सेकंड तीनों में हम वेव फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी फॉर सेकंड रीजन के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी डी स्क्वायर साई सेकंड डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई, पोटेंशियल तो 0 है सेकंड रीजन में, साई सेकंड इक्वल टू 0। ये हमारे पास होगा सेकंड रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन। और इसका जो सॉल्यूशन होगा सिंपल इन जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे जो 2m ई बाई एच कट स्क्वायर, इसको हम k1 लिख देते हैं, इसको हम k1 पुट कर देते हैं, k1 स्क्वायर इक्वल टू 2m ई ओवर एच कट स्क्वायर, इसको हमने पुट कर दिया k1 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो साई सेकंड आएगा हमारे पास वो आएगा a साइन k1x प्लस b कोस k1x। इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट रीजन है, यहाँ पे जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन होगी फर्स्ट रीजन में, और फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन सेम ही होगा, 2m ई माइनस वी नोट होता है वैसे, एच कट स्क्वायर साई 1 इक्वल टू 0। इन जनरल ये होता है, लेकिन ई की वैल्यू वी नोट से कम है तो हम इसको, ये जो क्वांटिटी है नेगेटिव होगी तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। सेम उसी तरीके जैसे हमने किया अभी, 2m वी नोट माइनस ई एच कट स्क्वायर साई 1 इक्वल टू 0, ये होगा हमारे पास। इसको हम पुट कर देंगे k2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे साई 1 ठीक है, जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन आएगी हमारे पास साई 1 इक्वल टू के ई टू द पावर माइनस k2x प्लस b ई टू द पावर k2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है फर्स्ट रीजन, और फर्स्ट रीजन में हमें पता है जो वेव फंक्शन है वो x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी पे, फर्स्ट रीजन में x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी पे जो वेव फंक्शन है वो 0 होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा वेव फंक्शन है जो x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी पे 0 होगा? ठीक है, वो हमारा b ई टू द पावर k2x है जो x टेंड टू इन्फिनिटी पे 0 होगा। तो हमें यहाँ पे इस पार्ट को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, a को हमें 0 लेना पड़ेगा ताकि ये वेव फंक्शन वैलिड हो हमारा, b ई टू द पावर k2x। हमारे पास फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन होगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड रीजन में हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा, थर्ड रीजन में जो वेव फंक्शन होगा वो उसमें भी दोनों चीज़ें आएगी, c ई टू द पावर k2x प्लस d ई टू द पावर k2x। ठीक है, अब x टेंड टू इन्फिनिटी पे यहाँ पे वेव को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, x टेंड टू थर्ड रीजन में x टेंड टू इन्फिनिटी पे वेव फंक्शन को 0 होना पड़ेगा। तो ये तो काम का नहीं होगा हमारा, क्योंकि चला जाएगा, तो ये काम का होगा। तो साई थर्ड होगा हमारे पास c ई टू द पावर माइनस k2x, ये साई थर्ड आ गया हमारे पास। और ऐसे ही हमारे पास साई 1 आ गया,
और हमारे पास जो साई सेकंड है उसमें ए बी मत लिखो, फिर इसमें कुछ और कोफिशिएंट लिख लो, इसमें एफ जी लिख लो, क्योंकि ए बी को हमने वहाँ लिख दिया तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एफ जी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दो स्टेट है हमारे पास, एक साइन वाली है एक कोस वाली है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल है, और सेकंड में साइन और कोस है। अब जो साइन वाली स्टेट है वो ऑड पैरिटी है, और जो कोस वाली स्टेट है वो इवन पैरिटी है। पैरिटी का मतलब यदि माइनस एक्स करें तो यहाँ पे हमें दोनों पॉसिबिलिटी मिलेगी। यदि पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव साई एक्स, एक्स को माइनस एक्स करने पे पॉजिटिव साई एक्स मिलता है, तो ये इवन पैरिटी होगी। ठीक है, और ये नेगेटिव साई एक्स मिलता है तो ये ऑड पैरिटी होगी। तो जो साइन है, साइन माइनस थीटा करने पर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा मिलता है हमें, तो ये ऑड पैरिटी होगा। और यदि कोस माइनस थीटा करते हैं तो हम कोस थीटा ही हमें मिलता है, तो ये ऑड पैरिटी है और ये इवन पैरिटी है। तो इन दोनों को अलग अलग लिख देते हैं हम। आइगन स्टेट इवन पैरिटी के लिए स्टेट लिख लेते हैं अलग से। फर्स्ट और थर्ड रीजन में तो सेम ही रहेगी, सेकंड स्टेट में जो सेकंड रीजन है उसमें अलग अलग स्टेट बनेगी हमारे पास, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। लेकिन फर्स्ट और जो थर्ड रीजन है उसमें सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं फॉर आइगन स्टेट, इन्हें आइगन स्टेट कहेंगे हम ऑफ इवन पैरिटी। इवन पैरिटी की आइगन स्टेट क्या होगी, साई वन होगा हमारे पास ए ई टू द पावर के टू एक्स, साई सेकेंड होगा हमारे पास एफ कोस इसको एफ लिखो, इसको जी लिख लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, एफ कोस के वन एक्स। और हमारे पास जो साई थर्ड होगा वो होगा सी ई टू द पावर माइनस के टू एक्स। ठीक है, तो एफ हमने इसको लिख लिया या इसको एफ लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, वो नोटेशन है, वो तो एफ जी वो तो अलग वैल्यू आ जाएगी अपने आप। ठीक है, ये हमारे पास आइगन स्टेट होगी इवन पैरिटिक। तो यहाँ पे हम बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे। बाउंड्री कंडीशन यूज़ कैसे करेंगे हम, हमें एनर्जी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, एनर्जी, और हमें बाउंडेड स्टेट निकालनी, कौन कौन सी पॉसिबल बाउंडेड स्टेट होगी हमारे पास, इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई वन इक्वल टू साई टू एट एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू। यहाँ पे होगा हमारे पास डी साई वन, जो सेकेंड बाउंड्री स्टेट होगी, डी साई टू एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू। जब इसको सॉल्व करेंगे हम दोनों स्टेट को, तो ऊपर वाली जो स्टेट आएगी हमारे पास साई वन इक्वल टू साई टू, वो आएगी हमारे पास यहाँ पे ए पावर माइनस के टू ए बाई टू। ठीक है, के टू ए बाई टू इक्वल टू एफ कोस के वन ए बाई टू। ये हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए के टू ई टू द पावर माइनस के टू ए बाई टू इक्वल टू एफ। देखो जो एक्स की वैल्यू बाद में डिफ्रेंशिएशन लेने के बाद में पुट करनी है, एक्स की वैल्यू एफ के वन कोस, सॉरी साइन आ जाएगा कोस का, साइन के वन ए बाय टू। ठीक है, जो कोस का हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा वो यहाँ पे माइनस साइन होगा कोस का डिफ्रेंशिएशन, लेकिन जब माइनस ए बाई टू पुट करेंगे वो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये स्टेट फर्स्ट मान लो, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, जब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये के वन टेन के वन ए बाई टू इक्वल टू के टू। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको ए बाई टू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास स्टेट आ जाएगी। इसको मानेंगे हम जीटा, इसको हमने पुट कर दिया टेन जीटा, इसको पुट कर दिया ईटा। तो ये इस टाइप की इक्वेशन आ गई। यहाँ पे जो जीटा है हमारे पास वो है के वन ए बाई टू, और यहाँ पे ईटा है हमारे पास के ए बाई टू। ठीक है, तो इसको सिंपल फॉर्म में इस इक्वेशन को हमने बाउंड्री कंडीशन से इसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो इसको। अब हम सॉल्व करते हैं आइगन स्टेट फॉर, अब ये जो स्टेट है ये हमारे इवन पैरिटी के लिए है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं आइगन स्टेट हैविंग ऑड पैरिटी।
आइगन स्टेट हैविंग ओड पैरिटी। ओड पैरिटी के लिए क्या होगा हमारे पास, देखो ये जो देखो जो हमने अभी डिस्कस किया था, इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो पोटेंशियल स्टेप थे हमारे पास, ठीक है, बैरियर था, स्टेप था, वहाँ पे हमें ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमने कैलकुलेट किए थे, क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग की पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये बाउंडेड सिस्टम है, ठीक है, बाउंडेड मतलब जो पार्टिकल है वो इसके पोटेंशियल के अंदर बाउंडेड है, और उसके अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर बाउंडेड है, ठीक है। और ये स्कैटरिंग का केस नहीं है, बाउंडेड सिस्टम है, मतलब इसके अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे डिस्क्रीट फॉर्म में, ठीक है। बाउंडेड सिस्टम हमने दो टाइप के केस किए, एक तो इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल किया था, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, और ये फाइनाइट पोटेंशियल वेल है हमारा, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ठीक है। तो आइगन स्टेट फॉर ओड पैरिटी psi1x होगा हमारे पास Ae⁻k2x, और psi2x होगा हमारे पास G sin k1x, और psi3x होगा हमारे पास C e⁻−k2x, ठीक है। ये अलग अलग स्टेट होगी, यहाँ पे भी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, psi1 = psi2, ठीक है, x = -a/2, ये भी अप्लाई कर सकते हो तुम, x = a/2 भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों सही है, किसी भी बाउंड्री कंडीशन से इसको सॉल्व कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएंगे हमारे पास। और d psi1 x d psi2 x x = -a/2, x = +a/2 भी तुम अप्लाई कर सकते हो, गलत नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, यहाँ से जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वो आएगी, फर्स्ट और सेकंड देखो, a -k2 a/2, ठीक है, और = psi2 हमारे पास G sin k1 a/2, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन मान लो इसको, और एक इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करके आएगी हमारे पास, वो आएगी हमारे पास ak2, जो इनको डिफ्रेंशिएट करके आएगी e⁻−k2 a/2 = G k1 cos k1 a/2, ये फिफ्थ होगी, ठीक है। जो फिफ्थ इक्वेशन है उसको हम डिवाइड कर देंगे फोर्थ से, तो ये हमारे पास क्या आएगा, कोट k1 a/2, और ये आ जाएगा हमारे पास k2, ठीक है। माइनस साइन, ऑब्वियसली माइनस साइन, इसको a/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो k1 a/2 हमने वैसे वैल्यू पुट की है, k1 a/2 की क्या था हमारे पास, जीटा कोट जीटा माइनस ईटा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये 6। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इवन स्टेट के लिए हमारे पास है जीटा tan जीटा = ईटा, और ओड स्टेट के लिए हमारे पास इक्वेशन है जीटा कोट जीटा = माइनस ईटा, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है ईटा, ये थर्ड इक्वेशन थी। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ईटा स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो जीटा की वैल्यू है वो हमारे पास k1 a/2, और ईटा की वैल्यू हमारे पास k2 a/2, तो जो ईटा स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर होगा वो होगा हमारे पास k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर a²/4, और ये आएगा क्या हमारे पास, k1 क्या आएगा हमारे पास, जो k1 है उसकी वैल्यू है 2me/h² प्लस 2m v0 - e/h², ठीक है, a²/4। देखो k1 की क्या वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ पे हमने किया था, k1 था हमारे पास k1 2me/h², और k2 था हमारे पास 2m v0 - e/h²। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ई वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये आएगा 2m v0 h² a²/4, ठीक है। ये वाली टर्म होगी हमारे पास, इसको हम पुट करेंगे, इसको लिख देंगे r02, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, ईटा स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर = r02। तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, एक तो है हमारे पास ईटा tan जीटा
इक्वल टू ईटा और माइनस ईटा कोट जीटा इक्वल टू ईटा। ये तीन इक्वेशन है, इन तीनों को हम सॉल्व करके K1 K2 की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। पॉसिबल वैल्यूज़ K1 और K2 की क्या होगी, K1 और K2 की पॉसिबल वैल्यूज़ निकलने का मतलब हमारे पास एनर्जी की पॉसिबल वैल्यूज़ हमें पता लग जाएगी। जो एनर्जी है हमारी, इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी इसके बारे में हमें आइडिया लग जाएगा। लेकिन इन इक्वेशन को सॉल्व करना दो तरीक़ों से इनको सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। ट्रांसीडेंटल इक्वेशन कहते हैं इनको हम, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। इनको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड मतलब हम इन तीनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे और जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे आपस में वो हमारी पॉसिबल स्टेट्स होगी। ठीक है, वो पॉसिबल वैल्यू होगी जो अलाउड होगी, जहाँ इंटरसेक्शन होगा इन सभी का, क्योंकि आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो जो जहाँ ग्राफ कट करेंगे आपस में तीनों इक्वेशन के, वो हमारे पॉसिबल स्टेट होगी। ठीक है, एनर्जी स्टेट होगी पॉसिबल। उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम जो K1 जो K1A और K2A उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा पॉसिबल एनर्जी स्टेट कौन कौन सी है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। इन तीनों का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास जीटा tan जीटा इक्वल टू ईटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इवन पैरिटी के लिए ये इवन पैरिटी। फिर हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो है जीटा कोट जीटा इक्वल टू माइनस ईटा। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन है जीटा स्क्वायर इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर, और आर नॉट पोटेंशियल को डिनोट करते हैं यहाँ पे, जो हमारा स्क्वायर वाला पोटेंशियल है उससे रिलेटेड आर नॉट हमारा। ठीक है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो, जो ईटा और जीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि ईटा और जीटा K1 से और K2 से रिलेटेड, और K1 और K2 की वैल्यू हमारी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव है, K1 और K2 की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए ईटा और जीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, पहले इसका ग्राफ फिर इसका, और देखते हैं ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वहाँ से हम देखेंगे इसकी पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज़ क्या क्या है। ठीक है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। ईटा और जीटा में ये हमारे पास ईटा एक्सिस होगी, ये हम ले लेते हैं बीटा एक्सिस। ये हमारी ईटा एक्सिस है, ये हमारी जीटा एक्सिस है। जीटा की वैल्यू अलग अलग ले सकते हैं हम। जीटा की वैल्यू π/2 और जीटा की वैल्यू पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, ये सभी हमारी जीटा की वैल्यूज़ है। ठीक है, ईटा और जीटा की वैल्यू है वो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अब देखो जीटा इक्वल टू π/2 पे, जीटा इक्वल टू 0 पे वैल्यू, यदि हम फर्स्ट इक्वेशन देखें हमारी जो tan वाली इक्वेशन है, पहले tan वाली इक्वेशन को प्लॉट कर ले। देखो जो हमारी tan वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन देखो, जीटा की वैल्यू 0 पे, ईटा की वैल्यू 0 होगी ऑब्वियसली, जीटा की वैल्यू π/2 पे, tan π/2 इन्फिनेटिव होता है, तो ये tan π/2 हमारा इन्फिनेटिव होगा। इवन पैरिटी स्टेट, ये tan का ग्राफ बनेगा। ठीक है, tan π/2 पे इन्फिनेटिव होगा और tan 0 0 होगा, और tan पाई हमारा जो यहाँ पे जो हमारा tan का ग्राफ बनेगा हमारा, वो 0 से π/2 पे इन्फिनेटिव हो जाएगा। tan पाई 0, tan जो जीटा की वैल्यू यदि हमारे पास पाई है, ठीक है, जीटा की वैल्यू यदि हमारे पास पाई है तो वहाँ पे tan की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और 3π/2 पे tan की वैल्यू इन्फिनेटिव होगी। तो ये tan के ग्राफ होंगे हमारे पास, tan के ग्राफ तुमने बनाए होंगे, ये tan के ग्राफ बनेंगे। पाई होगा, 3π/2 पे इन्फिनेटिव, 5π/2 पे इन्फिनेटिव, और 2π पे 0, ये tan के ग्राफ होंगे। ठीक है, ये सारे tan के ग्राफ होंगे हमारे इवन पैरिटी के। ये भी इवन पैरिटी का होगा, ये भी इवन पैरिटी का होगा, ये भी इवन पैरिटी का होगा। ठीक है, tan की वैल्यू π/2 पे इन्फिनेटिव होती है, 3π/2 पे इन्फिनेटिव होती है, पाई पे 0 होती है, 2π पे 0 होती है। ठीक है, और ऐसे ही कोट के ग्राफ बनेंगे। ठीक है, कोट के ग्राफ, कोट π/2 पे 0 होता है। ठीक है, ये कोट का ग्राफ होगा हमारा, ये ओड पैरिटी होगी हमारी। यहाँ एक कोट का मतलब कॉन्जुगेटिव कर्व बनेंगे हमारे पास। ठीक है, ऐसे यहाँ पे यदि हमारे पास
3 पाई हुआ, तो ये कोट का ग्राफ बनेगा। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसके जो प्लॉट्स बनेंगे हमारे पास वो इस टाइप से बनेंगे, क्योंकि वो एक सर्कल की इक्वेशन है, तो उसके जो प्लॉट बनेंगे हमारे पास वो इस टाइप से बनेंगे, इस टाइप से। ये एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है हमारे पास, ईटा और जीटा की वैल्यू हमारी ऐसे सर्कल बनेंगी। इसको और आगे एक और बना देते हैं, इस टाइप से सर्कल बनेंगे, ठीक है। ये और ये रेडियस आर नोट है, ये पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी, क्या क्या अलग अलग रेडियस होगी हमारे पास। पोटेंशियल जितना ज़्यादा हाई लेते जाओगे तो मतलब देखो, यदि हमारे पोटेंशियल पे जो ये जो रेडियस होगी, ये जो आर है, ये जो ये पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही है। पोटेंशियल कितना है हमारे पास, देखो जो आर है वो कितनी है हमारे पास, रेडियस 2mv0a² / 4h²। मतलब पोटेंशियल जितना ज़्यादा लेते जाओगे रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, जो नंबर ऑफ स्टेट, ये जो इंटरेक्शन पॉइंट होंगे, ये पॉइंट, ये जो कट कर रहे हैं ये पॉइंट होंगे, ये हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर ऑफ स्टेट बढ़ती जाएगी जब आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आर की वैल्यू जो बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ स्टेट बढ़ती जाएगी। एक स्टेट तो हमेशा मिलेगी किसी भी पोटेंशियल के लिए, एक स्टेट तो हमेशा मिलेगी, एक पॉइंट तो हमेशा कट करेगा ही, चाहे आर की वैल्यू कितनी ही कम कर लो, एक पॉइंट तो कट होगा, वो भी इवन पैरिटी का होगा, ठीक है। एक पॉइंट, एक बाउंड स्टेट तो रहेगी रहेगी हमेशा, वन बाउंड स्टेट इज ऑलवेज देयर, चाहे पोटेंशियल है कितना भी कम कर लो, पोटेंशियल को कितना भी कम कर लो, पोटेंशियल को कितना भी कर लो, एक बाउंड स्टेट तो हमेशा रहने वाली है E1 की। और बाकी हायर पोटेंशियल पे वो स्टेट कितनी होगी वो डिपेंड करता है पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हाई है। तो ये इंटरेक्शन स्टेट होगी, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होंगे, ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट, ये हमारे पास स्टेट होगी। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बाउंड स्टेट होगी यहाँ पे, उनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही बता सकते हैं। देखो यदि हमारा जो पोटेंशियल है, जो आर की वैल्यू है वो लेस देन π/2 है, यदि आर की वैल्यू लेस देन π/2 है, लेस देन π/2 का मतलब यहाँ पे वन स्टेट मिलेगी, वन बाउंड स्टेट मिलेगी, वन बाउंड स्टेट, और वो भी होगी इवन पैरिटी की, इवन पैरिटी की वन बाउंड स्टेट, क्योंकि एक कट करेगा। यदि हमारे जो आर की वैल्यू है वो π/2 से पाई के बीच में है, ठीक है। जो आर की वैल्यू है π/2 से पाई के बीच में, इस रीजन में आर की वैल्यू है ये वाला आर, ये वाला जो आर है कितने पॉइंट को, 2 पॉइंट को, तो यहाँ पे हमें 2 स्टेट मिलेगी, 2 बाउंड स्टेट, यहाँ पे 2 बाउंड स्टेट मिलेगी। और कौन सी, एक इवन पैरिटी की, एक ऑड पैरिटी की, 2 बाउंड स्टेट मिलेगी। और आर की वैल्यू यदि हमारी पाई से 3π/2 है, पाई से 3π/2, तो ये आर कितने ग्राफ को, किसको, एक इसको कट कर रहा है, एक इसको कट कर रहा है, एक कट कर रहा है, मतलब 3 बाउंड स्टेट मिलेगी, एक ऑड पैरिटी की मिलेगी, 2 इवन पैरिटी, 3 बाउंड स्टेट मिलेगी, 2 इवन पैरिटी की मिलेगी, एक ऑड पैरिटी की मिलेगी। तो इसका हम इन जनरल एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इन जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका हम लिख सकते हैं n-1 π/2 r n π/2, और यहाँ पे जो n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बाउंड स्टेट, और जो इवन बाउंड स्टेट है, मान लो n=3 है हमारे पास, n=3 है हमारे पास, 3π/2, ठीक है। n=3 बाउंड स्टेट है, तो उसमें हमारी जो इवन पैरिटी वाली बाउंड स्टेट होगी वो 2 होगी, ठीक है। और जो ऑड पैरिटी वाली स्टेट होगी वो 1 होगी। यदि हमारे पास n की वैल्यू 4 है, तो इवन वाली हमारी जो स्टेट होगी, वो इवन वाली जो स्टेट होगी वो हमारे पास 2 होगी, और ऑड वाली स्टेट भी हमारे पास 2 होगी। हमारे पास n की वैल्यू 5 है, तो इवन हमेशा ज़्यादा रहेगी, 3-2, n की वैल्यू 6 है तो 3-3, n की वैल्यू 7 है तो 4-3, इवन वाली स्टेट हमेशा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि एक स्टेट पहली स्टेट इवन है। तो n की वैल्यू यदि ऑड है हमारे पास, तो याद रखना
एन की वैल्यू यदि हमारे पास ओड है तो इवन पैरिटी वाली जो स्टेट है वो ज़्यादा रहेगी। तो ये इसका इन जनरल फॉर्मूला है। अब आर की वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। आर क्या था हमारे पास, देखो आर क्या था, और इसको पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं, ये था आर 2m v0 a²/4 यही था ना, एक सेकेंड चेंज करता हूँ। 2m v0 ये हमारे पास आर की वैल्यू थी, ये देखो 2m v0 a²/4 और ये किससे कम होगा, ये हमारे पास रूट में था, आर स्क्वायर था तो ये रूट में होगा n π/2 और ये होगा n-1 π/2। ठीक है, जब इसको हम स्क्वायर करेंगे n-1 होल स्क्वायर π²/4, यहाँ सिर्फ रह जाएगा हमारे पास 2m v0 a²/4 और यहाँ होगा n²/4। तो यहाँ पे यदि हम v0 लिखें तो v0 किससे कम होगा हमारे पास, n² 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, h² 2ma² और यहाँ पे आएगा हमारे पास n-1² h² 2ma²। ये हमारा पोटेंशियल में रिलेशन होगा। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल में रिलेशन होगा। n=1 के लिए n=1 मतलब यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल किससे कम होगा, n=1 ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगी और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा π² h² 2ma²। यदि हमारा जो पोटेंशियल है वो इससे कम है π² h² 2ma² तो हमें एक ही बाउंड स्टेट मिलेगी। यदि हमारा जो पोटेंशियल है v0 वो π² h² 2ma² और 4π² h² 2ma² के बीच में है तो हमें दो बाउंड स्टेट मिलेगी, दो बाउंड स्टेट मिलेगी हमें, एक इवन वाली एक ऑड वाली, वो सब पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो ए है वो विड्थ पोटेंशियल है, विड्थ ऑफ पोटेंशियल। यदि विड्थ चेंज कर दें हम, अभी तो हमने -a/2 से a/2 लिया है, यदि हम ले लें -a to a, यदि हम ऐसा केस ले लें भाई -a to a हो हमारे पास पोटेंशियल, तो यहाँ पे a की जगह 2a आ जाएगा। ठीक है, जो विड्थ है हमारी वो 2a आ जाएगी, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2a पुट कर दो तुम इस इक्वेशन में, n-1 π² h² 2m इंटू 2a होल स्क्वायर v0 n² π² h² 2ma² 2a होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना तुम, ठीक है, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट का। तो लेस देन π/2 के लिए यदि r0 की वैल्यू हमारी जो r है वो लेस देन π/2 है, हमारा रेडियस लेस देन π/2, तो एक बाउंड स्टेट तो हमें मिलेगी। और π/2 से 3π/2 के बीच में है, ठीक है, π/2 से पाई के बीच में तो दो बाउंड स्टेट मिलेगी और पाई से 3π/2 के बीच में तो तीन बाउंड स्टेट मिलेगी। ठीक है, और हमें कहते हैं भाई 0 से पाई के बीच में है r, 0 से पाई के बीच में, तो एक तो यहाँ मिलेगी, दो यहाँ मिलेगी हमें, तो टोटल 3 स्टेट मिलेगी। टोटल देखो π/2 से 0 से π/2 के बीच में, यहाँ लिख देता हूँ, देखो 0 से r की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में 1 स्टेट, टोटल स्टेट कितनी होगी 1, और r की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में कितनी स्टेट 2। यदि r की वैल्यू हम कहें 0 से पाई के बीच में तो हमारे पास टोटल कितनी स्टेट होगी 2 और 1 3 स्टेट। ठीक है, 0 से पाई के बीच में बात करें, ठीक है, π/2 से पाई के बीच में बात करें तो 2 होगी, और 0 से पाई के बीच में बात करें 3 होगी। ठीक है, और यहाँ पे पाई से 3π/2 में बात करें हमारी 3 होगी स्टेट, और 0 से 3π/2 के बीच में बात करें तो टोटल 5 होगी। आई होप ये समझ आ रहा होगा तुम्हें। ठीक है, इस पे काफ़ी क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा किस टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं बाउंड स्टेट के, बाउंड से रिलेटेड। ये फॉर्मूला तुम याद रखना। यदि हमारे पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनेटिव है, ये केस भी कर लेते हैं, यदि हमारी
की वैल्यू इन्फिनिटिव है, मतलब रेडियस की वैल्यू इन्फिनिटिव है, रेडियस की वैल्यू इन्फिनिटिव है, तो ये जो केस है वो इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल में कन्वर्ट हो जाता है, इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होगा वो हम देखते हैं, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है ये, ठीक है। देखो v टेंड टू इन्फिनिटी पे रेडियस इन्फिनिटिव हो जाएगी, रेडियस इन्फिनिटिव का मतलब है यहाँ पे ईटा और जीटा की वैल्यू हमारी इन्फिनिटिव हो जाएगी, ठीक है। ईटा की वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगी, रेडियस इन्फिनिटिव का मतलब ईटा की वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगी हमारी, जीटा की वैल्यू भी इन्फिनिटिव हो जाएगी हमारी, ठीक है। ईटा और जीटा की वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगी। ईटा और जीटा की वैल्यू इन्फिनिटिव होने से, ईटा की वैल्यू यदि हम इन्फिनिटिव कंसीडर करते हैं तो हमारा ये इक्वेशन है ईटा टेन जीटा इज इक्वल टू ईटा, तो इन ईटा इन्फिनिटिव होने से हमारा टेन जीटा इन्फिनिटिव हो जाएगा। टेन जीटा यदि हमारा इन्फिनिटिव होता है तो जीटा की वैल्यू कितनी होगी, n प्लस हाफ पाई, और n की वैल्यू है यहाँ पे 0 1 2 3, इन सभी पे टेन इन्फिनिटिव होगा ना, पाई 2 3 पाई बाई 2 4 पाई 5 पाई बाई 2, ठीक है। जीटा की इन वैल्यू पे जो टेन इन्फिनिटिव होगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं जब हमारा जीटा इन्फिनिटिव होगा तो हम कह सकते हैं जो कोट जीटा है वो इन्फिनिटिव होगा, कोट जीटा है वो इन्फिनिटिव होगा, तो जीटा होगा हमारे पास n पाई, और n की वैल्यू यहाँ पे होगी हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। ये लिख सकते हैं, तो इन दोनों को यदि हम कंबाइन करें तो जीटा को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n पाई बाई 2, ठीक है। इन सभी ईटा की वैल्यू पे जो हमारी ईटा की वैल्यू है वो इन्फिनिटिव हो जाएगी, ठीक है। इन्फिनिटी पोटेंशियल के लिए मतलब सारी पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर जीटा की, n पाई बाई 2 मतलब n पाई बाई 2 मतलब 0 भी आ जाएगा यहाँ पे, पाई बाई 2 आ जाएगा, पाई भी आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 भी आ जाएगा, सारी जीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब जीटा की ये वैल्यू, और जीटा हमें पता है क्या है, जीटा है हमारे पास, इसको जीटा n लिख सकते हैं n पाई बाई 2, और जीटा है हमारे पास k1 a बाय 2, तो जीटा स्क्वायर कर देंगे इसको, n स्क्वायर पाई स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो k1 स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो k1 स्क्वायर a स्क्वायर बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे k1 की वैल्यू हमें पता है 2m h कट स्क्वायर a स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2m स्क्वायर। एनर्जी मिलती है हमें इन्फिनिटिव पोटेंशियल के केस में, ठीक है। इन्फिनिटिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल, इन्फिनिटिव जो हमारा पोटेंशियल है, वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल या इन्फिनिटिव पोटेंशियल के केस में हमें जो एनर्जी की पॉसिबल वैल्यूज़ मिलती है वो ये मिलती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यदि पोटेंशियल इन्फिनिटिव है तो इसको लिए ये फाइनाइट पोटेंशियल के लिए हमें, फाइनाइट पोटेंशियल के लिए हमें नंबर ऑफ जो आइगन स्टेट मिलती है वो बहुत कम मिलती है, वो डिपेंड करता है पोटेंशियल की वैल्यू पे। यदि पोटेंशियल इन्फिनिटिव है तो हमें लगभग सारी पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी एनर्जी की, ठीक है। और एनर्जी होगी n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2m स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारे पास फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस में काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे हम इसके, क्वेश्चंस करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्या है, ठीक है।